गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन से संबंधित अगली चीजों को पढ़ने वाले हैं। भाई पिछली वीडियो में हम पढ़कर आ चुके हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, विद्युत रसायन, उससे संबंधित जो बातें थी हमने पढ़ी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इससे पिछली वाली वीडियो पार्ट 1 को देखें और उसके बाद ये देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो अधिकांश डिपेंड करती हैं पिछली वीडियो पर। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन डिटेल में जाने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखते हैं, देखो पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो था वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं हमने ये पढ़ा भाई, वैद्युत अपघट्य के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन क्या होता है। सही है, दोनों शब्द लगभग सेम जैसे ही हैं, लेकिन अंतर है बहुत ज्यादा। वैद्युत अपघट्य हम ऐसे पदार्थों को कह रहे थे जो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। वैद्युत अपघट्य इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं और जिनमें विद्युत धारा किसके कारण बहती है, मुक्त आयनों के कारण। किसके कारण भाई, मुक्त आयनों के कारण। जैसे NaCl किसमें टूटता है, Na+ और Cl-। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो किसके कारण, Na+ और Cl-। तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण बहती है। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसके आयन नहीं बन रहे हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और हमने विद्युत अपघटन को पढ़ा था। अगला जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। अगर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि करंट प्रवाहित कर देते हैं, तो करंट प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। उसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। सही है, जैसे NaCl के विलयन में प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम धातु जमा हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखेंगे, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम को। तो देखेंगे, देखो फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित कौन सा नियम दिया था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे, देखो ये जो फैराडे थे इन्होंने 1833-34 में विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन किया और एक नियम दिया। ठीक है, इन्होंने किससे संबंधित नियम दिया, जो विद्युत अपघट्य होते हैं और विद्युत अपघटन की क्रिया में होने वाली जो प्रक्रिया होती है या क्रिया विधि, उससे संबंधित एक नियम दिया। और इस नियम को ही कहते हैं फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम। और इससे संबंधित इन्होंने 2 नियम दिए थे। तो हमें 2 नियम पढ़ने हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना भाई। थोड़ी सी चीजें टफ हैं, समझने वाली चीजें हैं, और अगर एग्जाम टफ आता है तो इन चीजों को आपसे पूछा जाता है भाई। सही है, तो देखेंगे, देखो फैराडे ने विद्युत अपघटनी नियम में क्या बताया, आप समझे बहुत ध्यान से। कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है। तो उसी चीज से लेकर चलते हैं। देखो जैसे आपके पास ये कोई सेल है भाई, कल हम बात कर रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इन इलेक्ट्रोड को आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ने पर होगा क्या, देखो मान लो NaCl ही लिया था हमने इसमें, तो इस इलेक्ट्रोड पर मान लो ये क्या है भाई, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, पिछली वीडियो में बात करी थी हमने, और ये क्या है, एनोड। तो सोडियम धातु यहां पर जमा हो जाएगी, यहां पर क्या जमा हो जाएगी, सोडियम धातु, और यहां पर क्या मुक्त होने लगेगी, क्लोरीन गैस। ये बात हमने पहले पढ़ी है। तो आपको याद रखना है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ये दोनों कहलाएंगे इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी धातु का जमा होना, तो इस शब्द को हम कहते हैं निक्षेपित। क्या कहते हैं भाई, निक्षेपित। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोड पर कौन सी धातु निक्षेपित हो रही है, सोडियम धातु। अगर
हम ये मानकर चलें इसकी डब्लू मात्रा निक्षेपित हुई और ये ग्राम में लेकर चल रहे हैं, डब्लू को किस में लेकर चल रहे हैं हम, ग्राम में। क्लियर है भाई। और इस विद्युत अपघटन की क्रिया में हमने जो विद्युत की मात्रा दी वो क्यू दी, कितनी विद्युत धारा, क्यू, और ये ले रहे हैं कूलाम में। आप समझ पा रहे हैं किसमें ली हमने, ये कूलाम में। कहने का मतलब ये है आपने एक सेल लिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई, और विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर इलेक्ट्रोडों पर जो भी पदार्थ निक्षेपित होता है उसकी मात्रा हमने किस में ली, ग्राम में। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर आकर जमा होता है। और ऐसा करने के लिए इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कराई आपने, क्यू किस में लिया है हमने, कूलाम में। तो ये विद्युत की मात्रा है। तो फैराडे ने ये कहा कि अगर कोई विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जा रही है, अगर कोई विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जा रही है तो उसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सीधी सीधी बात कही है कि अगर कोई विद्युत अपघटन की क्रिया है या विद्युत अपघट्य का विलयन है तो उसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। और आप जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, यहां पर लगाते हैं Z और Q, और यहां पर ये जो Z होता है इस कांस्टेंट का नाम होता है जो निक्षेपित पदार्थ है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है इसका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो याद रखेंगे इसमें Z क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं पूछी जानी, आपसे सीधे सीधे एक बात पूछी जाएगी कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, या W इज, जो भी आपको बनाएगा प्रोसेस तो आपको याद रखना है W इज प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये Z है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, इसे क्या कहते हैं, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसी से देखो एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, देखो Q विद्युत की मात्रा, Q बराबर क्या होता है भाई, I इंटू टी। आपने पढ़ा होगा Q बराबर, फिजिक्स में पढ़ा होगा Q बराबर IT होता है, या फिर स्मॉल q बराबर आप पढ़ते थे वहां पर, स्मॉल q बराबर IT। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें, मतलब हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, Z बराबर W अपॉन Q ही तो होगी, ये बटे में चला जाएगा। और Q बराबर क्या है, IT। अगर इसे 1 यूनिट मान लें और T को भी क्या मान लें, 1 सेकेंड, इसे 1 एम्पियर, तो Z बराबर क्या आ जाएगा भाई, W। Z बराबर क्या आ गया, W। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा भाई। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पर उपस्थित या उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है जिसमें एक कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित की गई हो। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोड में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जितना पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होगा उसी को आप क्या कहोगे, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रोसेस में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जितना भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित होगा उसी को आप क्या कहोगे, Z कहोगे, उस निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। और इसी में एक चीज और पूछी जाती है, अगर आपको इस पदार्थ की मात्रा कितनी चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ये क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाएगा भाई। अगर आपको इस प्रोसेस में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ इलेक्ट्रोड पर चाहिए तो कितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित करनी होगी, कितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित करनी होगी। तो आपको याद रखना है 96,485 कूलाम, कितनी,
96,485 कूलाम, या लगभग लगभग में इसे हम लिख देते हैं 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। तो अगर आप किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में 96,500 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर आपको 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है भाई। यहां से देखो एक चीज और पूछी जाती है आपसे, तो मैं रब कर देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये वाली चीज याद रखना। देखो ये वैल्यू अलग अलग किताबों में अलग अलग है। किसी में ये आपको 88 लिखा हुआ मिलेगा और किसी में ये 89, लेकिन आपसे अप्रोक्सीमेट यही पूछा जाएगा, आप इसे याद कर ले। एक चीज और पूछी जाती है फैराडे नियतांक के बारे में। आपसे पूछा जाता है फैराडे नियतांक का मान क्या होता है भाई। तो देखो फैराडे नियतांक और याद कर लें आप, ये 1 लाइन क्वेश्चन है आपका और पूछा गया है, मैंने देखा है 1-2 जगह। फैराडे नियतांक क्या होता है। तो फैराडे नियतांक को देखते हैं। देखो इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फैराडे नियतांक, एक फैराडे बराबर होता है 96,485 कूलाम प्रति मोल। कूलाम प्रति मोल ये होता है। और इसे अगर लगभग में आप लिखें तो 96,500 कूलाम प्रति मोल के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल के बराबर होता है। ये आया कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। क्योंकि आप जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। इतना तो आप जानते हैं। और आवोगाद्रो संख्या के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल, क्योंकि यहां पर प्रति मोल लिया गया है, 1 मोल में कितने कण होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कण। तो 1 मोल में कितने कण होते हैं, इतने। और 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 मोल किसका लिया हो, इलेक्ट्रॉनों का, 1 मोल हमने किसका लिया हो, इलेक्ट्रॉनों का लिया हो, और 1 मोल में कुल इतने कण हैं। अगर एक कण पर इतना आवेश है तो इतने कणों पर कितना आवेश होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो इनकी टोटल मल्टीप्लाई होती है ये, सही है। तो इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती, देखो पॉइंटों में भी आगे को वैल्यू है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट हम ये लिखते हैं। क्लियर है भाई, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है और 1 मोल में कुल इतने कण हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक किताब का मूल्य है, देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं, 5 है और आपके पास 10 किताबें हैं, तो क्या इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे टोटल किताबों का मूल्य। तो बिल्कुल वैसा ही, एक कण पर इतना आवेश है तो 1 मोल में इतने कण हैं, तो टोटल कणों पर कुल कितना आवेश होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और ये वैल्यू आ जाएगी। और ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखनी है, कुछ नहीं करना, बस इसे याद रख लेना। 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल। और बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को पढ़ें भाई। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको ये चीजें नहीं पढ़ाएगा, आप किसी भी चैनल पर देख लेना, कितने भी बड़े चैनल पर, क्योंकि वो चीजें ये सिखाते ही नहीं भाई। और जब चीजें आगे की पूछ ली जाती हैं फिर आप मतलब रह जाते हैं एग्जाम में। तो आप अगर इन चीजों को पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे एग्जाम को कितने भी टिपिकल ये बनाएं, शायद आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी या फिर चालकता। कंडक्टिविटी या फिर चालकता, तो ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आप समझे, देखो ध्यान से, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा भाई, ओम का नियम। और देखो 1-2 दिन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स भी। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी तीनों की एक वीडियो डेली आया करेगी, तो हम इस हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, सही है। तो ओम का नियम जो लागू होता है
वो धात्विक चालक पर लागू होता है। धात्विक चालक, धात्विक चालक का मतलब है जो तार होते हैं, चाहे आपका एल्यूमिनियम का तार हो, चाहे आपका कॉपर का तार हो, तो इन पर लागू होते हैं ये। लेकिन जो ओम का नियम है वो धात्विक चालक के साथ साथ, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा भाई, कोई भी तार है, इस तार पर जो विभव होगा और इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है उसमें रिलेशन को बताता है। सही है। क्या कहता है ओम का नियम कि किसी भी तार में उपस्थित जो विभव होता है या फिर इनके अंतरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपातित होता है। क्लियर है भाई। किसी भी तार पर उपस्थित जो विभव होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जब ये साइन हटता है तो R यानी कि IR, तो R यहां पर कांस्टेंट होता है और इसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, और इसका मात्रक होता है ओम। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। अगर ओम की वैल्यू हम निकालें, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की हम वैल्यू निकालें, तो R बराबर, देखो ये बटे में आ जाएगा भाई V/I, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी तार पर उपस्थित विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली करंट के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो ये नियम लागू किस पर होता है? धात्विक चालक पर। तो आगे चलकर हमें यह पता चला कि धात्विक चालकों के साथ साथ जो ओम का नियम है वो विद्युत अपघट्य पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है? विद्युत अपघट्य पर भी लागू होता है। तो ये वाली बात याद रखना, जिस प्रकार से ओम का नियम धात्विक चालकों पर वायर पर लागू होता है उसी प्रकार से विद्युत अपघट्य पर भी लागू होता है। किस प्रकार से? तो आप देख सकते हैं, देखो एक ये सेल आप मान सकते हैं और इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इन इलेक्ट्रोडों को आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया। सही है भाई। इन इलेक्ट्रोडों को आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया, एक कैथोड और एक एनोड हो गया। तो इनमें जो विभव होगा वो इसमें बहने वाली करंट के अनुक्रमानुपाती होगा, इसमें बहने वाली करंट के अनुक्रमानुपाती, और यही क्या कहलाएगा? आपका ओम का नियम। तो अब चालकता क्या होती है? अब देखो, प्रतिरोध को बिल्कुल अगर सीधे शब्दों में मैं आपको व्यावहारिक लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है? रुकावट। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह होने में मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो ये एक वायर है, यहां से करंट चला, यहां से करंट चला और बीच में आपने हीटर लगा दिया। बीच में आपने क्या लगा दिया? हीटर। और इधर आपने बल्ब लगा दिया। तो जैसे ही करंट, बिल्कुल पहले तो सीधी जा रही थी, लेकिन हीटर लगाने के बाद कुछ करंट किस में चली गई? हीटर में। तो यहाँ पर रुकावट उत्पन्न हो गई इसके मार्ग में। आगे चली तो फिर बल्ब मिल गया, थोड़ी सी करंट किस में यूज हो गई? बल्ब में। तो ये भी रुकावट है। तो इस प्रकार की विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होती हैं उन्हीं को कहते हैं प्रतिरोध। बिल्कुल सीधे शब्दों में, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसके ही व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकता। बिल्कुल एक शब्द में समझें, अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो करंट तेजी से बहेगी, तो उसी को कहा जाता है चालकता। एक शब्द में याद रखें, किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसे प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। तो ये कारक आपसे पूछे जाते हैं। चालकता क्या होती है? नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में उत्पन्न जो चालकता होती है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आ सकता है भाई। तो इसी चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं, देखो हेडिंग लिख सकते हैं आप, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और यहाँ पर जो विद्युत धारा, देखो ये वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पर विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहेगी, जबकि यहाँ पर विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण बहेगी। तो आप ये वाली बात याद रखना, यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं उनका रिलेशन किससे है? मुक्त आयनों से, फ्री आयन से है। तो देखते हैं, देखो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर, ताप।
सबसे पहला कौन सा है भाई, टेम्परेचर या ताप। तो आपको बिल्कुल सीधा याद रखना है, देखो आप बिल्कुल बेसिक ऐसे समझ सकते हैं, करंट किसके कारण बह रही है, मुक्त आयनों के कारण। ये जितनी तेज गति से चलेंगे, जितनी तेज गति से चलेंगे करंट भी उतनी तेजी से बहेगा। और अगर आप ताप को इंक्रीज कर दें तो ताप इंक्रीज करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, अरे गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयनों की गति तेज होगी, इसी कारण चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में टेम्परेचर को बढ़ाने पर चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सही है। दूसरा है विलयन की तनुता। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। तनुता बढ़ने के साथ साथ विलयन पतला होता है, तनुता का मतलब है पतला विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब है गाढ़ा विलयन। तो तनुता बढ़ने के साथ साथ चालकता क्या होती है, बढ़ती है। देखो इसे मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जैसे आप मान सकते हैं सादा पानी में चलना और दलदल में चलना, दलदल को सांद्र विलयन मान सकते हैं आप, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते हैं, दलदल में चलना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी सांद्रता ज्यादा होती है। साधारण पानी में आसानी से चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सांद्रता कम होती है, यानी कि तनुता ज्यादा होती है। तो पदार्थ की मात्रा जितनी कम होगी उसकी सांद्रता उतनी ही कम, यानी कि तनुता ज्यादा होगी। पीछे हम विलयन वाले चैप्टर में सांद्र विलयन और तनु विलयन पढ़ चुके हैं। जैसे बक्खर में चीनी ज्यादा होती है तो वो सांद्र विलयन होता है, और शिकंजी में कम चीनी डालते हैं तो वो क्या होता है, तनु विलयन। अब आप ये बताओ, अगर कोई कण बक्खर में चलेगा तो ज्यादा गाढ़ा विलयन है, नहीं चल पाएगा, यानी कि उसकी तनुता ज्यादा है। सही है, यानी कि कम है, यानी कि सांद्रता ज्यादा है, तनुता कम है। और जब आप बक्खर वाले विलयन उससे लेंगे आप शिकंजी वाले विलयन को, तो उसमें चीनी कम है, यानी कि पतला विलयन होगा, उसमें तेजी से कण कोई भी चल पाएगा। तो ये वही वाली बात है। अगला देखो श्यानता। श्यानता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी चालकता घटती है। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं भाई। और तीसरा है जो कण है उनके मध्य लगने वाला विपरीत आवेश, जैसे प्लस और माइनस, इनके मध्य आकर्षण बल तो होगा, तो याद रखना विपरीत आकर्षण बल जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। दो कणों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत अपघट्य लिया है उनके मध्य लगने वाला विपरीत आकर्षण बल जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो पा रही है ये बात? तो इससे संबंधित यही चीजें पूछी जा सकती हैं भाई, और ज्यादा कुछ नहीं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आप लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं देखते हैं। देखो विद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग लिखें आप, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखो हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं भाई, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में आपको समझने की कोशिश करनी है। आप इलेक्ट्रोड तो जानते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पीछे हमने बात की थी। इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी भी धातु की छड़ को मान सकते हैं, धातु की छड़ को ही आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड। और धातु की छड़ के अतिरिक्त ग्रेफाइट को भी हम लेते हैं, क्योंकि बताया था ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे ये विलयन लिया हमने, किसी भी पदार्थ का विलयन है, इसमें एक धातु की छड़ लगा दी, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। सही है भाई? तो इसी से समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहेंगे हम, विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहेंगे जिसमें किसी एक विलयन में ही, जिसमें किसी एक विलयन में ही दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हों, जिसमें किसी एक विलयन में ही दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हों, यानी कि दो धातु की छड़ लगी हुई हों, या फिर दो अलग अलग विलयनों में। आप समझ पा रहे हैं? उस निकाय को आप विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे जिसमें किसी एक विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगे हों या दो अलग अलग विलयनों में। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एक विलयन ये है,
1 बिलियन ये है, एक छड़ इसमें अलग से लगी हुई है, एक छड़ इसमें अलग से लगी हुई है, और दोनों को आपने जोड़ दिया, दोनों को आपने क्या करा भाई, जोड़ दिया। ये बिलियन किसी भी चीज से जोड़ दिए गए आपस में, ये बिलियन आपस में किसी भी चीज से जोड़ दिए गए, तो इसे भी आप विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे और इसे भी आप विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। मैं डेफिनेशन फिर रिपीट करता हूं कि विद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहा जाता है जिसमें किसी एक ही बिलियन में 2 इलेक्ट्रोड लगे हों या 2 अलग अलग बिलियनों में इलेक्ट्रोड लगे हों जो आपस में किसी प्रकार से जुड़े हों, तो उस निकाय को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो निकाय होगा उसे आप विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे, और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप वैसे भी देख रहे हैं, देखो 2 अलग अलग टाइप बन रहे हैं इसके। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल, या फिर इसे एक नाम और दिया गया है वोल्टिए, वोल्टिए सेल। गैल्वनी सेल कह सकते हैं या फिर वोल्टिए सेल। क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी खोज गैल्वनी और वोल्टा नाम के वैज्ञानिकों ने की थी, गैल्वनी और वोल्टा नाम के वैज्ञानिकों ने की थी, इसीलिए इसे गैल्वनी या वोल्टिए सेल कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। ये जो एग्जाम्पल है ये एक विद्युत अपघटनी सेल का है, और ये जो एग्जाम्पल है ये एक गैल्वनी या वोल्टिए सेल का है। क्लियर है भाई, ये जो एग्जाम्पल है एक ही बिलियन में 2 इलेक्ट्रोडों का होना, ये विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल है, और गैल्वनी सेल या वोल्टिए सेल का एग्जाम्पल है 2 अलग अलग बिलियनों में इलेक्ट्रोडों का होना, और ये बिलियन आपस में किसी प्रकार से जुड़े होते हैं। तो देखो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और बहुत ध्यान से समझना, हम आप ऐसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन करके पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है विभाजन करके पढ़ रहे हैं, यानी कि विभेद करके। तो ध्यान रखें, देखो मैं पूरी आपको बताता हूं डिटेल से, बहुत ध्यान से समझना भाई, इस चीज को पूछी जाती है ये चीजें आपसे। जैसे पहला बिंदु ये है, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का, उसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा। तो ये सबसे बड़ी बात है भाई, ये जो है इसमें आपको बैटरी जोड़नी पड़ेगी, बिना बैटरी की ये नहीं चल सकता, या तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट दें या फिर बैटरी का। तो बैटरी लगाने पर विद्युत धारा आपने दी और उससे रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगी, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल के द्वारा होता है। तो आप समझ गए भी विद्युत अपघटनी सेल द्वारा। या फिर दूसरी ये भी कह सकते हैं इसमें, इसी बिंदु को, कि विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर, इस सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है जब तक आप विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं करते हैं। अब इसमें देखें, इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने बैटरी का सेल देखा है भाई, टॉर्च का जो सेल होता है, घड़ी का सेल, क्या उसमें विद्युत धारा देनी पड़ती है आपको? नहीं, अपने आप ही विद्युत बनता रहता है। तो ये उसी प्रकार के सेल होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, उस रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखना ये किस प्रकार का है। जैसे आपसे कभी पूछ ले टॉर्च में यूज होने वाले सेल किस प्रकार के हैं, तो गैल्वेनी या वोल्टिए प्रकार के सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा अपने आप क्रिया होती है अंदर, और उससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? विद्युत ऊर्जा, और टॉर्च जल पड़ती है भाई। क्लियर है? तो उल्टा है बिल्कुल। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। इसमें विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रिया हो रही थी, जबकि इसमें रासायनिक क्रिया होंगी और उससे आपको क्या मिलेगी? विद्युत ऊर्जा। तो ये बड़े बड़े डिफरेंस है दो। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसमें एक ही बिलियन में 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन होगा, और 1 बिलियन में 2 इलेक्ट्रोड होंगे। क्लियर है भाई? 1 बिलियन में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, जबकि इसमें क्या होगा? 2 बिलियन होंगे, 2 बिलियन होंगे, और इलेक्ट्रोड जो होंगे वो अलग अलग लगे होंगे, वो
अलग अलग लगे होंगे और आपस में विलयन जुड़े हुए होंगे किसी ना किसी प्रकार से। तो इतना क्लियर है। अब देखो जो बिंदु आपको समझना है बहुत ध्यान से, इसमें भी एक कैथोड और एनोड होता है और इसमें भी एक कैथोड एनोड होता है, पीछे हमने पढ़ा। देखो बैटरी का जो धन सिरा होता है और जो ऋण सिरा होता है जिससे जोड़ा जाता है, जो ऋण सिरा जो कॉर्नर होता है जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं। तो आप याद रखेंगे जो विद्युत अपघटनी सेल है उनका कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित, और जो एनोड होता है वो कैसा होता है भाई, एनोड जो होता है वो होता है धनावेशित। आप याद रखेंगे इसमें उल्टा होता है बिल्कुल, इसमें जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है और जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है। क्लियर है। जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें कैथोड ऋणावेशित और एनोड क्या होता है, धनावेशित, और आपका जो गैल्वनी या वोल्टीय सेल होता है उसमें कैथोड धनावेशित जबकि एनोड क्या होता है, ऋणावेशित। और कल हमने बात की थी कि कैथोड पर धातु जमा होती है, सही है, तो इस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल के कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है भाई, ऑक्सीकरण की क्रिया। आप इस बात को याद रखेंगे। वोल्टीय सेल की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम है, अगर कैथोड है तो अपचयन होगा और एनोड है तो ऑक्सीकरण होगा, ये चीज बिल्कुल सेम होती है। क्लियर है। इसमें देखो एक बात और समझनी है, इसमें जो आयन बनते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। आप लिख सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल में जो आयन मुक्त होते हैं, आयन जो मुक्त होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल कैथोड पर आयन मुक्त होते हैं, एनोड पर आयन मुक्त नहीं होते। क्लियर है भाई। गैल्वनी या वोल्टीय सेल में केवल कैथोड पर आयन मुक्त होते हैं, एनोड पर आयन मुक्त नहीं होते। एक और मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखना है, देखो मैं इसे रफ कर देता हूं। जैसे एक बात और पूछी जाती है, अगर आप अक्रिय इलेक्ट्रोड लें, अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है जैसे आपने ग्रेफाइट का ले लिया, इस अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है जो विलयन में विलय नहीं हो, मतलब विलीन नहीं हो धातु। जैसे लोहे की छड़ आपने ली तो लोहे की छड़ धीरे धीरे विलयन में जाने लगेगी तो उसे अक्रिय सेल नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने ग्रेफाइट की छड़ ले ली तो ग्रेफाइट की छड़ विलयन में नहीं जाती है भाई, तो उसे आप अक्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर आप इसमें अक्रिय इलेक्ट्रोड लें तो जो आपने विद्युत अपघट्य लिया होगा यहाँ पर उसकी सांद्रता समय के साथ साथ कम होती रहेगी। उसकी सांद्रता का मतलब है उसकी मात्रा। मान लो आपने 1 किलो NaCl लिया तो 1 घंटे में देखेंगे आप तो कुछ होगा, और एक घंटे के बाद देखेंगे जब आपने लिया होगा तो 1 किलो, 1 घंटे के बाद देखेंगे तो 250 ग्राम या आधी किलो ही बचेगी। इसका मतलब है कि अगर आप विद्युत अपघटनी सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड लेते हैं तो समय के साथ साथ विद्युत अपघट्य की मात्रा घटती जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपका कैथोड वाला पोर्शन होता है उसमें तो सांद्रता कम होती है, जबकि एनोड वाला पोर्शन जो होता है उसमें सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। तो आप याद रखेंगे कैथोड वाले पोर्शन में सांद्रता घटती जाती है विद्युत अपघट्य की, जबकि एनोड वाले पोर्शन में सांद्रता बढ़ती जाती है। वैसे इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, जो स्टार्टिंग के 2-3 बिंदु थे बस वही पूछ सकते हैं कि गैल्वेनी सेल में के द्वारा होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो रासायनिक ऊर्जा से क्या बनती है इसमें, विद्युत ऊर्जा। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपको याद रखने हैं, जैसे एक होता है डैनियल सेल, ये पूछा जा चुका है भाई, डैनियल सेल किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनी या वोल्टीय सेल का। दूसरा है शुष्क सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल भी इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा है देखो बैटरी, जो बैटरी होती है जिसे चार्ज करके चलाते हैं। तो ये सब गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के ही एग्जाम्पल हैं। तो आप याद रखेंगे, देखो जो बैटरी होती है उसे पुनः चार्ज करके यूज में लाया जा सकता है, उसे पुनः चार्ज करें आप और प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर है भाई, प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन शुष्क सेल और डैनियल सेल को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ये बात याद रखना। जैसे आपको मैं समझाता हूं, घड़ी के सेल को क्या दोबारा चार्ज किया जा सकता है,
क्या टॉर्च के सेल को दोबारा चार्ज करके फिर प्रयोग में लाया जा सकता है? नहीं। तो टॉर्च का सेल एक शुष्क सेल है, तो एक तो इस प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें चार्ज करके पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, दोबारा उनसे विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती। और दूसरे वे होते हैं जैसे बैटरी, पुनः चार्ज करके दोबारा प्रयोग में विपरीत धारा इसमें प्रवाहित करके चार्ज कर लो, फिर दोबारा से इसके विद्युत को यूज कर लो। तो इस प्रकार से जितने भी सेल होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक तो वे सेल जिन्हें चार्ज करके पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो बैटरी जिन्हें चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है उन्हें द्वितीयक या फिर गौड़, द्वितीयक या फिर गौड़ सेल के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी सेल। तो बैटरी किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक या गौड़ या फिर सेकेंडरी सेल है, आप इस बात को याद रखेंगे। और भी भिन्न प्रकार के सेल होते हैं, उनके बारे में कल हम पढ़ने वाले, अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको ऐसा मटेरियल शायद ही किसी चैनल पर मिले, आप सर्च करके देख लेना पूरे यूट्यूब पर, कहीं भी इन चीजों को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा भाई। और अगर ये चीजें आती हैं तो बच्चा छोड़ देता है और 1-2 मार्क्स से रह जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चे तक इन चीजों की पहुंच बने। और ये चैनल आपका ही है भाई, आप थोड़ी सी मेहनत करें, लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार को बड़ा करें। थैंक यू।